हम आज फिजिक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं प्रकाश के पथ एक वस्तु आने वाली छाया का निर्माण होता है। देखिए हम जब देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई भी वस्तु अगर ऐसे है, मान लीजिए आपके सामने है, तो ऐसे प्रकाश आएगी तो इसके पीछे इसकी छाया का निर्माण होता है। जैसे आप रात में चलते होंगे, आप देखते होंगे लाइट में जब चल रहे होंगे तो आपकी छाया का निर्माण होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रकाश जो है हमेशा सीधी या सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश कैसे सीधी व सरल रेखा में गति करती है। हम प्रकाश के गमन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, एक पारदर्शी, एक पारभासी, एक अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से एक पार से दूसरे पार निकल जाता है। जैसे एग्जांपल में जल, कांच, वायु, ये सब क्या है? पारदर्शी हैं। जब हम पारभासी की बात करते हैं तो इसमें प्रकाश आंशिक रूप से निकलता है। कैसे? आंशिक रूप से। जैसे घिसा हुआ कांच, इसमें देखिए हल्का से निकलता है घिसा हुआ कांच, और तेल लगा हुआ कागज। तीसरा हम जब देखते हैं अपारदर्शी में, जैसे जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे स्टील, लोहा आदि। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में लाइट माइक्रोस्कोपी में, अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोपी में देखा जाए, तेल का निमज्जन क्यों करते हैं हम? तेल उसमें क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ जाती है। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। देखिए मोटर गाड़ियों में साइड, जब हम साइड मिरर की बात करते हैं, जब मोटर गाड़ी में अगर आप साइड देखते हैं ड्राइवर की बगल लगे शीशे को, तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसका कार्य क्या होता है? जब उत्तल दर्पण आप देख रहे हैं, उत्तल दर्पण ये है, इसका कार्य क्या है? ये बड़ी वस्तुओं के प्रतिबिंब को क्या कर देती है? ले आके छोटे से जगह में सीमित कर देती है। तो इसका क्या कार्य है? ये बड़ी वस्तुओं के प्रतिबिंब को छोटा कर देती है। जैसे आप साइड मिरर में हमें किसकी आवश्यकता होती है? कि हम बहुत बड़े क्षेत्र को पीछे देख सकें, बहुत बड़े पीछे के क्षेत्र को हम देख सकें एक छोटे से जगह में। तो इसका कार्य यही होता है। लगभग आप देखेंगे ये क्या करता है? वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। क्या करता है? छोटा बनाता है हमसे। अच्छा, जब वही अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा। इसका क्या उपयोग है? जब आप देखते हैं कोई दंत चिकित्सक के पास जाइए, आपके दांत में कीड़े लगे हों, तो किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में वो दांत का चित्र आपको बड़ा दिखाई देगा, इसलिए किसका प्रयोग करता है दंत चिकित्सक? अवतल दर्पण का। और इसके साथ जैसे आप दाढ़ी बनाने में जाएंगे तो किसका प्रयोग? अवतल दर्पण, क्योंकि स्पष्ट देखने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अवतल दर्पण का। ठीक, हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। प्राथमिक रंग का ट्रिक क्या है? देखिए आप जब सुबह उठते हैं तो वो प्राथमिक रंग ही है। कैसे? जब आप मॉर्निंग टाइम उठते हैं सुबह में, तो आप सूर्य का रंग देखते हैं, लाल होता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली लगती है, नेचर एकदम हरा भरा दिखाई देता है, हरा। तीसरा, लाल हो गया, हरा हो गया, और आपको आकाश किससे दिखाई देता है? नीला। तो यही क्या? प्राथमिक रंग। इसी से सारे रंग मिलकर बनते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए यही नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, मुख्य रंग में कौन कौन से हैं? अभी हमने देखा कौन कौन से हैं कि देखिए लाल, हरा, नीला। अभी हमने बताया मॉर्निंग टाइम आप जो देखते हैं, इसी से सारे कलर मिलकर बनते हैं। आइए हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष आप 3 प्रकार के देखते हैं। निकट में देखिए, निकट में लास्ट में क्या है? आ, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग। दूर दृष्टि दोष, दूर में ऊ है, उत्तल लेंस। अच्छा, एक देखते हैं हम जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जरा दृष्टि दोष ये एक समय के बाद आपको जब ना नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है ना दूर की वस्तुएं, तो उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंस का। किसका? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं।
इसका द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, हम इसमें एक चीज और देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में। निकट, देखिए ऐसे कभी भी इसको देखने के लिए आप पहले वाले को अलग कर लीजिए, इसको दो पार्ट में कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष लिखा हो तो निकट अलग कर लीजिए, दृष्टि दोष अलग। निकट की वस्तु तो आपको दिखाई दे रही है, फिर भी अब दृष्टि दोष है आपको, मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे रही है, दृष्टि दोष फिर भी है, मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। आप इसलिए दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, दे रही है। ऐसे हम दूर दृष्टि दोष जब करते हैं, दूर दृष्टि दोष, इसको भी दो पार्ट में कर लीजिए। दूर मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे रही फिर भी दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। या तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एक दूसरे विपरीत भी कर लीजिएगा। ठीक, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, कौन सा दृष्टि दोष नहीं बना? अभी हमने तीनों प्रकार के देखा, जरा, निकट और दूर दृष्टि। जरा में द्विफोकसी लेंस, निकट में अवतल लेंस, दूर दृष्टि में वो उत्तल लेंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। हमने अभी आपको ट्रिक बताया, निकट की वस्तु तो दिखाई दे रही है फिर भी दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, दूर की वस्तुओं का ना दिखाई देना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम एक क्वेश्चन और देखें आगे, एक उत्तल लेंस, देखिए पावर का क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम पावर संबंधी देखते हैं। पावर को हम किसमें मेजर करते हैं? डायोप्टर में। किसमें? P बराबर 1/f। यहां किसमें होता है? मीटर में होता है, f मीटर में होता है। ठीक, ये हमें ध्यान देना है। और पावर हमेशा पॉजिटिव किसमें होता है? उत्तल लेंस में। किसमें? उत्तल लेंस में। और पावर निगेटिव किसमें होता है? अवतल लेंस में। किसमें? अवतल लेंस में। ये चीज हम ध्यान देंगे। अब हम क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। एक उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब पावर पॉजिटिव, फोकस लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। P बराबर 1/f से देखते हैं, 1 मीटर में है तो हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। 100 अपान कितना दिया है? 40। f कितना है? 40 है, काट देंगे, कितना है? 2.5। 2.5 क्या? पॉजिटिव की निगेटिव। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो हमने बताया आपको उत्तल लेंस में क्या है? पॉजिटिव है, लिख दिए पॉजिटिव। P बराबर 1/f फिर लिखेंगे, तो यहां कितना है? 25 सेंटीमीटर। किसकी है? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का निगेटिव में 100/25 कितना देगा? 4। किसमें? अवतल लेंस, तो माइनस में क्या है? डायोप्टर। ये क्या है? डायोप्टर में। अच्छा, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जोड़ दिया जाए, प्लस 2.5d माइनस 4d कितना आ जाएगा? 1.5d। कौन बड़ा? निगेटिव, निगेटिव का साइन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? -1.5 डायोप्टर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण, देखिए ये पूछ रहा है कि आप दर्पण के सामने खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ रहा है। तो हमने देखा भी एक कौन सा था दर्पण? एक उत्तल दर्पण में हमने देखा, क्योंकि हमने देखा जब साइड मिरर में हम देखते हैं, से जब गाड़ी चला रहे होते साइड मिरर में देखते हैं, पीछे की सारी वस्तुएं में कैसे सीधी दिखाई देती हैं। एक कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण है। दूसरा कौन सा है? समतल दर्पण है। जब हम शीशा ऐसे देखते हैं अपने सामने तो हमें कैसे एकदम सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण है। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित किस प्रकार का लेंस का उपयोग छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करता है, करने के लिए किया जाता है? हमने जब देखा कि छोटा, देखिए प्रतिबिंब सीधा भी होना चाहिए, कुछ छोटा भी होना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल। हमने उत्तल में अभी तक देखा कि हम साइड मिरर में जब देखते हैं तो हम बहुत बड़ी वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटी सी जगह में आ जाता है, मतलब वो वस्तुओं के प्रतिबिंब को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। क्या किया है? छोटा किया है। तो कौन सा दर्पण होगा? हम देखेंगे यहाँ पे उत्तल दर्पण। और अगर लेंस की बात किया जाए, देखिए लेंस हमेशा दर्पण के विपरीत होता है, यहाँ लेंस पूछा है, दर्पण नहीं। तो अगर हम लेंस की बात किया जाए तो लेंस हमेशा उल्टा होता है। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस।
ठीक, इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव। इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर। ठीक, इसी तरह इसको भी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। हम यहां पर देख रहे हैं, बताना क्या चाहते हैं आपको? उत्तल दर्पण अभी आपने देखा। उत्तल दर्पण आप जब देख रहे हैं साइड मिरर में, तो पूरी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो गया? छोटा बन गया। क्या बन गया? छोटा बन गया। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा था? छोटा। ठीक, उसी तरह अवतल लेंस में आपको दिखाई देगा। ये दर्पण जिस लेंस के विपरीत होता है। उत्तल दर्पण में आपको वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? छोटा। और अवतल लेंस में कैसा दिखाई देगा? छोटा। ठीक, हम जब अवतल दर्पण में देखें, दंत चिकित्सक जिसका प्रयोग कर रहा था, उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा था? बड़ा। उसी तरह उत्तल लेंस का हम प्रयोग जब करेंगे तो उसमें भी प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा। ऐसे आप याद कर लीजिए दोनों को। ठीक, हम आगे चल रहे हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए। छऊ, छोटा उल्टा वास्तविक। क्या हो जाएगा? छोटा उल्टा वास्तविक। तो आंसर कौन सा है? ए। रेटिना पर हमेशा चित्र कैसा बनता है? छऊ याद कर लीजिए, छोटा उल्टा वास्तविक। हम देख रहे हैं किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब। देखिए, जब हम समतल दर्पण को देखते हैं, तो अगर आप मान लीजिए समतल दर्पण है, अगर आप 6 फीट आपकी हाइट है, कितना? 6 फीट, तो आपको कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण लाना चाहिए? तो जस्ट उसकी आधा, मतलब 3 फीट का। 3 फीट का अगर आप ला दिए समतल दर्पण, तो आपका पूरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो इसमें पूछा है कि समतल दर्पण कितना ऊंचा होना चाहिए जो आपका प्रतिबिंब पूरा दिखाई दे? तो व्यक्ति की ऊंचाई के आधा। व्यक्ति की ऊंचाई के आधा कहां होगा? इसका आंसर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए आ गया, दंत चिकित्सक किसका प्रयोग करता है? अभी हमने बताया किसका? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। तो इसमें अवतल दर्पण का अन्य नाम क्या है? नतोदर दर्पण। क्या बोलते हैं? नतोदर दर्पण। क्या लिखते हैं? नतोदर दर्पण। इसका एक नाम ये भी। ठीक, तो इसमें आंसर कौन होता है? नतोदर शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। पर्दे पर उत्तल लेंस। देखिए, पर्दे पर अगर कहा जाए उत्तल लेंस से, ये उत्तल लेंस से पर्दे पर उसकी तरह कोई प्रतिबिंब बन रहा है, और कहा जाए कि एक पार्ट को ऊपर ढक लें, अगर मान लीजिए इतने पार्ट को ढक दें, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये पूछ रहा है। देखिए लिखा है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। मान लीजिए कोई आकृति यहां पर बन रही है, ये यहां पर बन रही, मान लेते हैं। ठीक, यहां पर बन रही ऐसी आकृति बनती है। तो उत्तल के लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी यहां किसी चीज से ढक दिया जाए, तो कागज से ढक दिया जाए, छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस छवि में क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं? प्रतिबिंब उतना ही बड़ा रहेगा, बस उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो हमें क्या लिखेंगे? कहा जाए कि वस्तु की छाया उतनी बड़ी होगी, पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? देखिए, एक है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसा आप देखे होंगे कि जब लाइट आती है, सनलाइट आती है, उसमें बहुत सारी रेज आती हैं। एक्स रेज, गामा रेज, गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजुअल वेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और लास्ट में इंफ्रारेड। इतनी किरणें आती हैं। फिर हमें देखने में सहायता। देखिए, हम सारी का अध्ययन करेंगे, ये हमारा लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो हम उतनी चीजों को लेकर चलेंगे जितना एग्जाम में पूछा गया, पूछा जा सकता है। हम बस इस पे बात करेंगे, विजुअल वेव्स पे, दृश्य तरंगों पे। दृश्य तरंगे कौन है? इनकी एंगस्ट्रॉम क्षमता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कितना? 7800। इनकी क्षमता यही जो होती है हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। ये हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन देखने में सहायता
प्रदान करती है हमें। इनमें कौन कौन से रंग होते हैं, इसमें आप देखते होंगे विवग्योर। कौन सा? विवग्योर। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ देखिए स्वच्छ आकाश का नीला रंग, अभी इस पे चर्चा करते हैं। विवग्योर जिसमें वायलेट होता है, इंडिको होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है, रेड होता है। ठीक, ये 7 रंग होते हैं। अब हम जब देखते हैं, हम पहले एक एक करके देखते हैं कैसे आता है। हम थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं। जब हम पृथ्वी का वायुमंडल देखते हैं, हाइट पे देखते हैं, तो देखिए वायुमंडल में सबसे ऊपर जो किरणें आती हैं, देखिए गामा और एक्स रेज, ये छोटी किरणें हैं, ये सबसे पहले वहां रोकी जाती हैं। जब ये इतनी पावरफुल होती हैं कि ये आयन मंडल का निर्माण करती हैं, उनकी कणों से टकराकर आयन मंडल का निर्माण कर देती हैं। उसके जस्ट बाद अल्ट्रावायलेट आप देखते होंगे, अल्ट्रावायलेट किससे टकराती हैं? ये आपके संताप मंडल में रुक जाती हैं। इसका तीसरी किरण हम जब देखते हैं, विजुअल वेव्स, यही अब आना शुरू करती हैं। ये जब शुरू करती हैं तो जो छोटी किरणें हैं, छोटी किरणें मतलब 3978 में जो पहले कौन है छोटी? वायलेट। कौन है? वायलेट। बैगनी। कौन है? बैगनी। ए से इंडिको, इंडिको मतलब आसमानी। बी से ब्लू, नीला। जी से ग्रीन, हरा। या से येलो, पीला। ओ से ऑरेंज, नारंगी। आर से रेड मतलब लाल। देखिए ये इसी क्रम में अगर कहा जाए, इनकी एंगस्ट्रॉम पावर या तो इनकी साइज, आकार बढ़ते जाते हैं। इतने तरंग दैर्ध्य मतलब इतने इनकी आकृति, आकार बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटा आकार किसका? बैगनी का। किसका? बैगनी का। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? आसमानी। उससे बड़ा कौन है? नीला। उससे बड़ा कौन है? हरा। उससे बड़ा कौन है? येलो। उससे बड़ा कौन है? ऑरेंज। उससे बड़ा कौन है? लाल। मतलब तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य मतलब क्या होता है? तरंग की लंबाई। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है तरंग की लंबाई। ये क्रम है इनका। तो पहले जब आसमान से टकराएगा, सबसे छोटा वाला रुक जाएगा। वहां कौन? बैगनी। बैगनी, आसमानी, नीला, वहां धूल कणों द्वारा रोक लिया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि ये तो अल्ट्रावायलेट रुक चुकी है समताप मंडल में, अब इनकी रुकने की बारी है। वायलेट को रोका जाएगा, इंडिको और ब्लू को, और आकाश हमारा पूरा नीला दिखाई देगा। इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम देख रहे हैं ये प्रकाश का कौन सा हो जाएगा? प्रकीर्णन या बिखराव। इसे बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या बिखराव। तो हम ये क्रम देखे हैं। अच्छा, हम जब देखते हैं पेंट्रेटिंग पावर, हम कहते हैं वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है? ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। इससे वेधन क्षमता किसकी अधिक होती है? जो जितना छोटा होगा। जैसे बैगनी की सबसे अधिक होगी वेधन क्षमता, सबसे कम किसकी हो जाएगी? लाल की। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। समुद्र, देखिए उसी तरह जैसे हमने वायुमंडल देखा, धूल कणों द्वारा प्रकाश को रोका जाता है, उसी प्रकार समुद्र के जल द्वारा भी प्रकाश को रोका जाता है, बिखराव कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। और हमें समुद्र कैसा दिखाई देता है? नीला। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आसमान में नीला दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पानी द्वारा रोशनी का छितराव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? अच्छा, अपवर्तनांक का क्या अर्थ होता है? देखिए, अपवर्तनांक का अर्थ ये है, जैसे हम हवा में दौड़ रहे हैं, आप हवा में दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, अचानक से पूरा पानी का अगर कहा जाए नदी आ जाए, क्या उतनी स्पीड से आप दौड़ेंगे? नहीं, आप लड़खड़ा के आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी तुरंत। तो आप देखते हैं घनत्व के अनुसार, जैसे ही मतलब क्या होता है, पानी घनत्व अधिक होता है, वायु का घनत्व कम होता है, मतलब गाढ़ापन, ऐसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। आप जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक उसी तरह प्रकाश जब चलता है तो उसको जब निर्वात में चलना होता है, वायु में चलना होता है, उसे ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता, वो घनत्व कम होता है और वो स्पीड में चलता है। कितनी स्पीड में चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतनी स्पीड से चल रहा है अभी। अचानक से उसके मार्ग में पानी आ गया या तो कांच आ गया, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वही स्लो हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों स्पीड के अंतर को क्या कहते हैं हम? इन्हीं दोनों की स्पीड के अंतर हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। जैसे जल में स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी, 3 लाख के, और इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा? 1.5। इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5। अच्छा, ये कितना है? मीटर पर सेकंड है, ये भी क्या है? मीटर पर सेकंड है। तो इसकी यूनिट भी एक दूसरे से कट जाएगी, तो यहाँ यूनिट लेस हो जाएगा, ये बीमाहीन हो जाएगा, या तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अपवर्तनांक का कोई बीमा या यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक नहीं होता है। तो 1.5 आ गया आंसर हमारा। इस तरह अपवर्तनांक जितना ज्यादा होने, क्या अर्थ है? जितना ज्यादा होने का मतलब है कि उतना ही
उतना ही पदार्थ प्रकाश का विरोध कर रहा है चलने में, मतलब उसका घनत्व उतना अधिक है। अगर वही हम कांच को और घनत्व बढ़ा दें, हीरे टाइप का कर दें, हीरा को कर दें, तो और प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा, उसकी स्पीड को एकदम स्लो कर देगा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा हीरा। सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछा है, मतलब सबसे कम स्पीड प्रकाश की किसमें हो जाएगी, तो आप आंसर क्या कहेंगे? हीरा में। हम नेक्स्ट देख रहे हैं, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से, देखिए लाल गुलाब है आपका और नीला फिल्टर है। लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से गुजारा जाता है, देखिए नीले फिल्टर मतलब नीला प्रकाश को छोड़कर बाकी सारे प्रकाश फिल्टरों के पीछे छूट गए। अब नीला प्रकाश जा रहा और लाल को देख रहा है, तो कैसा दिखाई देगा? हमें काला दिखाई देगा। कैसा? काला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सूर्य को देखो कितना है? 14,98,00,000। ये कितना हो गया? 14,98,00,000। ये सूर्य से, मतलब कहते पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। पृथ्वी से क्या है? सूर्य की दूरी है, इतनी दूरी। और प्रकाश की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? किलोमीटर में है, इसको आप मीटर में इंटू 1000 करके मीटर में बना लेंगे। जब हम देखेंगे 4 बार आप दूरी बैठे समय से इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 8 मिनट 19 सेकेंड। वैसे 16 आता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हम इसमें भी दो कॉन्सेप्ट लाते हैं, क्योंकि इसमें भी होता है ना कि अपसौर उपसौर, वहां के कॉन्सेप्ट से जब देखेंगे तो मैक्सिमम इसकी दूरी होती है 8 मिनट 19 सेकेंड। ये मैक्सिमम टाइम होता है इसका। मिनिमम कितना होता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। इसके करीब कभी भी आंसर आए तो आप इसके करीब ही मारिएगा। 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 18 सेकेंड, ऐसे है तो ऐसे ही आपको आंसर मारना है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। आप ऑप्टिकल फाइबर जितने भी इस समय लेन वायर हैं, आपको किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? इससे सूचना का कहीं ना कहीं ह्रास नहीं होता, सूचना का ह्रास नहीं होता है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं। इस तरह ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं। प्रकाश के पूर्ण मतलब कुल आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? मैंने बताया आपको, कौन सा था? हमने क्या लिखा था? विबग्योर। विबग्योर जब लिखे थे, इसमें वायलेट का सबसे छोटा, उससे बड़ा इंडिको, उससे बड़ा ब्लू, उससे बड़ा ग्रीन, उससे बड़ा येलो, उससे बड़ा ऑरेंज, उससे बड़ा रेड। सबसे बड़ा रेड है। उसके बाद बड़ा, उससे छोटा कौन है? येलो, ऑरेंज। अगर कहा जाए ऑप्शन में रेड नहीं है तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑरेंज मतलब नारंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? हमने बताया विबग्योर से वायलेट मतलब बैगनी। बैगनी का क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? अच्छा, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंग की लंबाई। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई। तरंग कितना लंबा है ये बताता है। देखिए तरंग तो बहुत लंबा होता नहीं है, इतना छोटा होता है कि हमारे आंख को भी दिखाई नहीं देता है। तो ये 3900 एंगस्ट्रॉम होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 बीते हैं। ये पूरा विजुअल वेव्स इतनी ही होती है, दृश्य तरंगे। यही जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। 3900 एंगस्ट्रॉम को अगर हम मीटर में बदलें, 3900 × 10⁻⁻10 मीटर, इससे हम कर देंगे 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर। ये मीटर में हो गया आपका। हम आगे देख रहे हैं। किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? देखिए हमने भी आपको बताया कि जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, तो सर्वाधिक किसमें होगी? किसकी वेवलेंथ सर्वाधिक है? तो लाल की। तो इसमें क्या है? लाल की। अगर हम वेधन क्षमता पूछते तो ये उल्टा हो जाता है, वेधन क्षमता उल्टा हो जाता है। ऊर्जा में सर्वाधिक ऊर्जा किसमें? लाल प्रकाश, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य व वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज, वही किसके अंदर सबसे ज्यादा पावर है या सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? तो लाल की। किसकी है? लाल की। तो लाल सबसे तेज गति से आगे बढ़ता है क्योंकि इसको मार्ग में रुकावट नहीं होता है, क्योंकि ये तरंग दैर्ध्य बड़ी होने के कारण ये अपने ही आने वाले धूल कणों को बगल कर साइड कर देता है। इसमें पावर अधिक होती है तेज चलने की, ये तेजी से निकल जाता है, जबकि बैगनी वहीं रुक जाता है। और इसीलिए हमने देखता है कोणांतरिक परिवर्तन, वो सॉरी, हम वहां पर देखते हैं एक घटना प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे बोलते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? हमने देखा कौन कौन सा, हम देख रखे हैं विव ग्योर। आप इसमें देखिए कौन सा नहीं है। वायलेट है, इंडिको है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। इसमें कौन सा नहीं? सफेद नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं ध्वनि। अब ध्वनि पर देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है? देखिए ध्वनिक पदार्थ मतलब कि जो ध्वनि को उत्पन्न करे। क्या करे? ध्वनि को उत्पन्न करे। तो कौन सा? जैसे धातु में कौन? लोहा। कौन सा? लोहा। लोहा से आप किसी चीज से टकराइए, ध्वनि तुरंत उत्पन्न होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किस उद्देश्य के लिए देखिए तरंगों को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए एक 20 हर्ट्ज से कम होंगी, बीस हर्ट्ज से क्या होगी? कम होगी। ये कम है। एक 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, एक 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे, इसे बोलते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये बोलते हैं श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव, यही सब सुनने में हमें, ये हमको सुनने में मदद करती है, सुनती है, हम इसे सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसी के लिए हमारे कान क्या है? सक्षम है सुनने के लिए। जो 20 हर्ट्ज से नीचे हैं इसे बोलते हैं अवश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। अवश्रव्य तरंगे, इसे क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंगे मतलब इंफ्रासोनिक वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव जैसे देखिए आप हाथी वगैरह सुनते हैं, 20 से 20,000 मनुष्य सुनते हैं। देखिए मनुष्य जो है वो लिमिटेशन वाला प्राणी है। मनुष्य भले से अपने आप को बहुत कुछ मानता हो, लेकिन आप जब देखेंगे उसकी बहुत ही लिमिटेशन है। जैसे वो केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। वे केवल 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक ही प्रकाश को देखने में उसको आंखें सहायता करती हैं। आप जब देख रहे हैं उसकी बहुत सारी लिमिटेशन है। मनुष्य को इतना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, लेकिन उसको आप जब नेचर द्वारा देखेंगे तो उसे लिमिटेशन प्राप्त की गई है कि वो इतना ही ध्वनि सुन सकता है, इतना ही प्रकाश की तरंगों को देख सकता है, देखने में सहायता प्रदान कर सकता है हमारी आंखें। तो ये सब उसकी लिमिटेशन है। तो हम देख रहे हैं जब हम 20,000 हर्ट्ज के ऊपर देख रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स या पराश्रव्य तरंगों को, ये तरंगों का प्रयोग कौन करते हैं? चमगादड़। चमगादड़ अपने उड़ने में करते हैं। जो उनके पंख होते हैं, जब ये ध्वनि वहां छोड़ते हैं, टकरा कर आके उनके पंख से, अगर ये पंख उनका मान लेते हैं, पंख से आके जब इनसे लड़ता है तो इनको पता चलता है कोई वस्तु मार्ग में रुकावट है या कोई वस्तु मार्ग में है, तो ये अपने मार्ग को बदल लेते हैं। तो ये कौन करता है? चमगादड़। चमगादड़ द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। दूसरा, समुद्र की गहराई में जब कोई चीज खो जाती है तो उसके लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका? सोनार का। सोनार का प्रयोग करते हैं तो उसमें कौन सी तरंगों का प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। सोनार का फुल फॉर्म? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग लिखते हैं आप, ये देखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
देखिए मानव शरीर के आंतरिक अंगों में 200 का, जैसे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आप सुनेंगे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो किसकी तरंगों का प्रयोग करते हैं? परासरक तरंगों का। तो हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा किसका किसका प्रयोग? चमगादड़ के उड़ने में, सोनार में, और मनुष्य अपने रोगों के निदान में। तो आकाशीय क्षेत्र में जब वायुयान उड़ता है तो उसका किससे पता लगाते हैं? उसको हम रेडियो वेव्स से पता लगाते हैं, राडार का प्रयोग करके। राडार का प्रयोग करते हैं, राडार में किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो वेव्स का, रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव, रेडियो तरंगों का, रेडियो तरंग का किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है? तो हमने बताया आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसके अंदर कौन सा है? इसके अंदर ही 100 हर्ट्ज आपका आएगा, और बाकी इसके 5 हर्ट्ज 20 से छोटा हो जाएगा, 50,000 20,000 से ऊपर हो जाएगा। ये आंसर कौन सा हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? अच्छा देखिए ध्वनि चलने के लिए कैसे प्रयोग करती है? जब आप साउंड वेव जनरेट करते हैं, मुंह से मान लीजिए ऐसे जनरेट करते हैं, तो पास की जो कण होते हैं कंपन करते हैं। पास कण किस तरह? इस तरह है, तो ऐसे कंपन करते हैं। जब वो कंपन करते हैं तो पास के कण को भी गति कर देते हैं ऐसे। और ये पास का कण इस तरह, ये पास का कण इस तरह, ये पहले जब इतनी दूर जाके दूसरे कण से टकराएगा, इतनी दूर जाके, फिर नेक्स्ट मान लीजिए यहाँ पर कण है, ये कण यहाँ पर है तो इससे टकराएगा। ये मैक्सिमम एनर्जी अपने मूवमेंट में खर्च कर देगा यहाँ से यहाँ जाने में। तो इस तरह कंपन होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि कण जितने नजदीक हो उतना ही जल्दी जल्दी क्या होगा? ध्वनि तरंगों का गमन होगा, या ध्वनि तरंगे उतनी तेजी से चलेंगी। इससे ये पता चलता है जितना सघन माध्यम हो, जितना ही सघन माध्यम हो या घनत्व अधिक हो, सघन माध्यम हो, ध्वनि उतनी तेजी से गति करेगी। ध्वनि उतनी तेजी से क्या करेगी? गति करेगी। और अगर माध्यम नहीं है, अगर कण ही नहीं है, तो ध्वनि कभी भी गति नहीं करेगी। ध्वनि किसमें गति नहीं करती है? निर्वात में। किसमें? निर्वात। और सबसे अधिक तेजी गति किसमें करेगी? जो सघन हो, मतलब धातुओं में। धातु क्योंकि काफी अधिक सघन होते हैं, जिनका घनत्व काफी अधिक होता है। ध्वनि का किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता? हमने बताया आपको, निर्वात में। और सबसे अधिक तेजी से किसमें चलती है? इस्पात में। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? तो क्या होगा? आवृत्ति। कौन सी की? आवृत्ति। आवृत्ति की जब कोई भी तरंगों की बात होती है तो आवृत्ति उसका मुख्य गुण होता है। आवृत्ति उसका क्या होता है? मुख्य गुण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम में काफी फेमस क्वेश्चन भी आपने सुना होगा। अगर मान लीजिए पानी है, ये पूरा वाटर है, पानी से भरा हुआ है, इधर से प्रकाश तरंगे आती हैं, प्रकाश तरंगे आ रही हैं, तो इसकी क्या चीजें नहीं बदलेंगी? सोचिए, प्रकाश आ रहा है, जब ये इंटर करता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड यहाँ कितनी थी? 3। यहाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब ये आगे निकलती है फिर वह स्पीड से चलने लगती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका क्या ऐसा मुख्य गुण है जो इसे बना के रखता है? तो ये क्या है? आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती है। तो जो तरंगे होती है उनकी फ्रीक्वेंसी जल्दी नहीं बदलती। इनका क्योंकि मुख्य गुण क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अगर कहते तरंगों का मुख्य गुण क्या है? आवृत्ति ही है। जब किसका लैम्डा, तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, चाल बदल जाती है, वेलोसिटी बदल जाती है, लेकिन हमेशा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा? सी। हम देख रहे हैं किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें? देखिए जब ध्वनि की तीव्रता मापते किसमें मापते? डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। जब हम देखते हैं कितने डेसिबल की ध्वनि हमें सुनना चाहिए, तो 45। WHO कहता है 45 डेसिबल तक की ध्वनि आप सुन सकते हैं। DBA से लिखा जाता है। कौन बोलता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है 45 डेसिबल तक हमारी जो ध्वनि होती है कान के लिए अच्छी मानी जाती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ट्रैक्टर, देखिए ट्रैक्टर एक ध्वनि को ज्यादा जनरेट करता है, तो इसकी जो ध्वनि तरंग मानी जाती है, ध्वनि का स्तर माना जाता है 90 से 100 डेसिबल तक माना जाता है। किससे? 90 से 100 डेसिबल तक। 90 से 100 डेसिबल तक। आगे हम देख रहे हैं दीवार से प्रतिध्वनि। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक पूछा है।
अगर पूछा जाए कि प्रतिध्वनि क्या होता है जब हम कोई चीज बोले और जैसे हम बोर्ड के सामने खड़े और बोले और ये यहां से टकरा के फिर हमारे कान तक आए, तो इसके लिए हमें 2-3 चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या चीज जानना जरूरी है कि कोई भी जब ध्वनि चलती है हमारे कानों तक, वो 1/10 सेकंड तक क्या स्पंदन को हम महसूस करते हैं, वहां रुकती है 1/10 सेकंड तक। इस हिसाब से आप देखेंगे 1 सेकंड में कितना होगा, तो 10 ध्वनि अगर हम बोल दें, कितना 10 ध्वनि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 10 ध्वनि बोलें तब जाके आपको स्पष्ट सुनाई देगा, नहीं तो सब एक में मर्ज हो जाएगा। जब जैसे आपका कोई दोस्त डर गया हो या दौड़ते हुए भागते हुए कोई चीज जल्दी जल्दी बता रहा हो, तो आप कहते हैं ना अरे रुक जाओ थोड़ा आराम से बताओ, क्योंकि वो 10 से अधिक ध्वनियां बोल रहा होता है, सब एक में खाच माच हो जाता है, पूरा ओवरलैप हो जाता है एक दूसरे में। अगर वो 10 से कम बोलेगा तो आपको स्पष्ट सुनाई देगा। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए सबसे पहले तो हमें ये क्या हो, 10 ध्वनियों से कम बोलना होगा, सबसे पहली जरूरी चीज ये है। तो अगर कोई दीवार है, मान लेते हैं ये दीवार है, ये ध्वनि गई यहां से, ये टकरा के आई कान तक, तो एक ध्वनि से दूसरे ध्वनि के बीच अंतराल कितना होना चाहिए। देखिए हम जब पढ़ते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि की चाल, तो आता है 332 मीटर पर सेकंड। जब इसे पढ़ाते हैं रूम टेम्परेचर कितना आ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 334 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे गति भी ध्वनि तरंगों की बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो कितना 334 मीटर पर सेकंड, तो हम इसी पे निकालेंगे 334 मीटर पर सेकंड। हम यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे 334 हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए 1/10 कितना जाएगा, 33.4 मीटर। 33.4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 33.4 की दूरी पूरा यहां से आप खड़े हैं तो यहां तक पूरी दूरी कितना, 33.4 मतलब 17.2 ये होना चाहिए, 17.2 ये, मतलब दीवार की दूरी कितनी चाहिए मिनिमम, 17.2 मीटर। कितना, 17.2 मीटर। न्यूनतम दूरी कितना चाहिए, 17.2 मीटर। हम नेक्स्ट सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तन के बीच, मतलब दीवार के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, लगभग 17 मीटर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। वायु स्रोत और परावर्तक भी लगभग न्यूनतम दूरी कितनी चाहिए, हम देखिए 17.2 मीटर। आंसर कौन सा है, 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक ध्वनि तरंग का वेग, देखिए कोई ध्वनि तरंग है उसका वेग वेलोसिटी v बराबर कितना है, 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और तरंग दैर्ध्य कितना है, लैम्डा 35 सेंटीमीटर। पहले इसको मीटर में आप बदलिए, 35 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कैसे बदलेंगे, यहां देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको हम पढ़ा रहे हैं तो इधर लिख दें 1/100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं हम। तो यहां अगर हम सेंटीमीटर हटाएंगे लैम्डा बराबर, तो 35 इंटू सेंटीमीटर हटाएंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर लिख देंगे हम। तो ये कितना जाएगा, 35/100 मीटर। अच्छा, हम अगर निकालें यहाँ पे आवृत्ति निकालेंगे तो v बराबर n लैम्डा। n क्या है, आवृत्ति है। v बराबर कितना है, 700। लैम्डा हम इधर लाएंगे, लैम्डा इधर नीचे चला आएगा, कितना आएगा, 35 इंटू 1/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा। जब 7 इंटू 100/35, ठीक, ये क्या है, n आवृत्ति हम निकाल रहे। 35 दूना 70, यहाँ 2 0 बचा, यहाँ 2 और 000, 2000 हर्ट्ज। आवृत्ति कितनी हुई, 2000 हर्ट्ज। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, चालकता। हम चालकता पे देख रहे हैं। देखिए जब हम देखते हैं हम बात करते हैं अवरक की, यहाँ अवरक की जब बात हम कर रहे हैं तो अवरक आप अक्सर देखेंगे जो पोल हैं, लाइट के पोल हैं, खंबे हैं, उन पे आपको देखेंगे तार के बीच से एक अवरक, जो आपको पत्थर का टुकड़ा है वो अवरक है। वो क्या करता है, वो तो विद्युत का पूर्ण कुचालक है, लेकिन उसमें से हीट गमन करती है, वो हीट होता है, गर्म होता है, लेकिन विद्युत का बिल्कुल फ्लो नहीं होने देता। बिजली का कुचालक हो परंतु ताप का सुचालक हो, कौन सा है, वो अवरक होगा। कौन सा है, अवरक। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है, वही पूछा है, परंतु बिजली का बुरा चालक है, वो कौन है, अवरक है।
अच्छा, इसमें हम चांदी की बात करें तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी कौन सा सबसे अच्छा है? चांदी, एक सेकेंड, चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक है। किसका सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का। इसके बाद कौन है? तांबा। चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? देखिए, सर्वोत्तम चालक जिसमें आयन हो। देखिए, जब द्रव माध्यम में, द्रव की अगर हम बात करें, ठोसों में, जब हम ठोसों की बात करते हैं, ठोस में हमेशा, धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। हम वही जब द्रव में देखते हैं तो धन व ऋण आयन होते हैं। द्रव, द्रव में हम जब देखते हैं, लिक्विड में धन या ऋण आयन, इनके द्वारा विद्युत का गमन होता है। जब हम अर्धचालक में बात करते हैं, जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन हम देखते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ होल्स भी होते हैं। होल्स इसे लिखा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस छिद्र, कहीं कहीं आप देखेंगे ये शब्द लिखा हुआ। तो इस तरह विद्युत का गमन होता है। तो इसमें सबसे अच्छा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होगा? अब देखिए, इसमें किसमें चार्ज है, किसमें धन व ऋण आयन है, तो आप कहेंगे समुद्री जल में। समुद्री जल में क्यों? क्योंकि इसमें Na+ होता है प्लस Cl- होता है, धन भी आयन है प्लस ऋण आयन भी, इसलिए तेजी से गमन करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत, देखिए कार्बन के अपर रूप में हम कौन कौन पढ़े हैं? हीरा पढ़े हैं, जो विद्युत का क्या है? कुचालक है। क्या है? कुचालक है। ग्रेफाइट में क्या है? विद्युत का सुचालक है। और कार्बन 60, बकनिस्टन फ्लोरीन, ये क्या है? कुचालक है। ये तीनों क्या है? ये कार्बन के अपर रूप है। कार्बन के क्या है? अपर रूप है। अच्छा, कार्बन का अपर रूप आप समझते हैं क्या होता है? कार्बन का अपर रूप मतलब होता है कि वो कार्बन से ही मिलकर बना हो और कोई भी अन्य चीजें ना हो। जैसे आप जब कहेंगे कि मेथेन, एथेन, उसमें देखिए हाइड्रोजन भी होगा। जब आप कहेंगे पेट्रोल, उसमें भी हाइड्रोजन होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे हीरा की, तो हीरा केवल और केवल कार्बन से ही मिलकर बना होगा, इसीलिए उसे कार्बन का अपर रूप कहते हैं। ग्रेफाइट की जब बात करें तो केवल और केवल ग्रेफाइट में क्या होगा? कार्बन ही होगा। कार्बन 60, बकनिस्टन फ्लोरीन की बात करें, उसमें केवल केवल कार्बन ही होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? 1956 में स्थापित किया गया, अप्सरा, बार्क में। कहा? किसके निर्देशन में हुआ था? होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में। किसके? होमी जहांगीर भाभा के। बार्क जिसे हम बोलते हैं, बार्क में इसका हुआ था, बॉम्बे में। ठीक, पहला क्या नाम था? अप्सरा। क्या है परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा। अब हम विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत धारा। अभी हम देखिए, ठोस चालक में वाहक होते हैं, कैसे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन इसको देखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमने बताया था आपको। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? देखिए, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो आप इसको सही आंसर करने के लिए पहले आप ये फिगर समझिए।
अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो स्विच खुला हुआ है जैसे ही बंद होगा, ये स्विच है, स्विच इसे कहते हैं ओपन स्विच। ये जैसे ही इसके साथ लगेगा ये क्लोज हो जाएगा, तो कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये लाइट जलने लगेगी। अगर इसको जोड़ दिया जाएगा ऐसे तो ये क्या होगा, लाइट जलने लगेगी। तो स्विच ऑफ होने पर, स्विच क्या होगा, ऑफ होने पर, स्विच बंद होने पर क्या होगा, लाइट का विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाएगा सर्किट में पूरे। तो इसमें आंसर कहोगे स्विच के बंद होने पर। कौन सा, स्विच बंद होने पर आपका सर्किट में कंप्लीट होगी और पूरा विद्युत का प्रवाह होगा और ये बिजली का बल्ब जलने लगेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बंद स्विच, अगर आप कहेंगे बंद मतलब क्लोज सिस्टम है, क्लोज है, विद्युत सर्किट का प्रवाह है, विद्युत का प्रवाह है, एक विद्युत प्रवृत्त मतलब कंप्लीट सर्किट है, इसमें विद्युत का प्रवाह हो रहा है। की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, तो निम्नलिखित में किसका प्रयोग करेंगे, या तो बंद स्विच में फ्यूज, फ्यूज का क्या कार्य है ये पूछ रहा है, किसका, फ्यूज का। देखिए फ्यूज क्या, जब ओवरलोडिंग बढ़ती है, फ्यूज में क्या होता है, जब ओवरलोडिंग बढ़ती है, ओवरलोडिंग जब विद्युत का फ्लो अधिक होने लगता है तो वैसे कट हो जाता है। ये किससे बना होता है इसका तार, जब फ्यूज देखेंगे तो पूरे विद्युत का प्रवाह इसी माध्यम से होता है। इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है, जैसे ही गलनांक कम होता है प्रतिरोध अधिक होगा, जिससे हीट होगा, जैसे विद्युत का प्रतिरोध अधिक होगा, प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, जिसके कारण जब विद्युत का प्रवाह अधिक होने लगेगा ये हीट हो जाएगा और ये गलनांक कम होने का गल जाएगा और विद्युत का प्रवाह तुरंत रुक जाएगा। किससे बनता है ये, पीवी प्लस एसएन से, मतलब ये एसएन मतलब टीन और ये लेड, लेड और टीन से मिलकर बना होता है तार, पीवी प्लस एसएन से। और ये इसका कैसा होता है, तार का प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है, इसलिए तुरंत गल जाता है। जैसे विद्युत का प्रवाह अधिक होगा तार गल जाएगा और विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा। हम देख रहे हैं कारण धारा प्रवाहित ना, धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है और धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, जिसके परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। परिणामी ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए ट्रांसफार्मर किस प्रकार करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे बोलते हैं इंडक्शन इफेक्ट। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ये ट्रांसफार्मर काम। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, इसका दो काम है, एक ये स्टेप अप करना, एक स्टेप डाउन करना। आपके स्टेप अप स्टेप डाउन क्या है, देखिए जो भी वोल्टेज आपके घर में आ रही है, जो भी वोल्टेज आपके घर में आ रही है 240 वोल्टेज है, कितना, 240 वोल्टेज। आपका चार्जर कितने चलता है, बहुत ज्यादा इस समय आ रहे हैं 40 वोल्ट के आ रहे हैं। आप सोचिए कि ये क्या कर दिया, 240 के 40 में बदल दिया, तो मतलब आपका चार्जर भी क्या है, एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, इसे बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन को बोलते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर। कौन सा, अपचयी ट्रांसफार्मर। आपका जो चार्जर कैसा ट्रांसफार्मर है, अपचयी ट्रांसफार्मर, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक निष्क्रिय टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। देखिए क्या है, एक प्रतिरोधक जो होता है निष्क्रिय टर्मिनल, देखिए हाँ, जो आपका प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, निष्क्रिय टर्मिनल होता है। कैसा होता है, निष्क्रिय टर्मिनल होता है, जो विद्युत घटक है जो कंप्लीट सर्किट को पूरा करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। अच्छा देखिए कौन है, स्विच। स्विच क्या है कि ये जैसे आप इसे क्लोज करते हैं, स्विच को जैसे क्लोज करते हैं पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, और स्विच को जैसे ओपन करते हैं, फिगर में बना के दिखा था, स्विच को जैसे ओपन कर रहे थे हम तो क्या होता था, विद्युत सर्किट पूरी इनकम्प्लीट हो जाती, मतलब रुक जाती थी। तो एक साधारण उपकरण मतलब मान एक स्विच है आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करता है, मतलब ऑन ऑफ करता है, मतलब कंट्रोल करता है, वियोजित करता है, इसे पूरा करने के लिए किया जाता है। किसका, स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसका,
स्विच का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित वस्तु द्वारा ना, हम देख रहे हैं आवेशित की गई एक वस्तु है। जैसे मान लीजिए आपने देखा जब कंघी को जो है बाल में से रगड़ते हैं और उसको ले जाके जब यहाँ धूल कण होते हैं ऐसे ऐसे, ये पूरी कंघी जो है ऐसे इसको चिपका लेती है। इसे कौन सा फोर्स कहते हैं? इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स लगा के खींच लेता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत स्टैटिक बल। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत स्टैटिक बल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, अगला पूछा एसी को। देखिए एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है? इस एसी करंट ऐसे बहती है, आप देखेंगे ये एसी करंट है, ये ज्यादा लंबी दूरी तक जाता है बिना हाथ के। और ये कौन सी है? डीसी करंट है। ये किसी करंट है? डीसी। ये किसी एसी, ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। इसे क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। जब हम अल्टरनेटिंग देखते हैं तो इफिशियंसी ज्यादा इसकी अच्छी मानी जाती है। ये डीसी बैटरी में होती है। अब आपको एसी से डीसी में बदलना है, इसको इसमें बदलना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? इसमें आपका किसका? रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। किसका? रेक्टिफायर्स का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि प्रत्यावर्ती धारा, एसी को आप किसमें बदल रहे हैं? डीसी में। एसी किसमें बदल रहे हैं? डीसी में। एसी किस में बदल रहे हैं? डीसी में। तो कौन सी करंट होगी? एसी से डीसी में किसका प्रयोग करेंगे? ये रेक्टिफायर्स का। रेक्टिफायर्स कहां है? ये आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नहीं, लेकिन किसके प्रवाह के कारण इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देखिए हमने बताया था ना, जब कोई द्रव में हो जिसमें ऋण आयन और धन आयन, इन्हीं के गमन से विद्युत का प्रवाह होता है। धनात्मक आयन के प्रवाह द्वारा या तो ऋणायन आयन प्रवाह के द्वारा किसका गमन होता है? विद्युत का गमन होता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन। अच्छा हाँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र किसमें होंगे? ये अर्धचालकों में। किसमें? अर्धचालक में। अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह कैसे होता है? इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातुओं में, मतलब ठोस में। ये किसमें होता है? ये किसमें होता है? द्रव में। ये द्रव में, ये ठोस में। अच्छा, हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है। अच्छा ये देखिए, ये ओम का नियम है। ओम क्या कहते हैं? ओम साहब ये कहते हैं, आप जितना विभवांतर बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगी? करंट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? विद्युत धारा बढ़ेगी। जितना विभवांतर बढ़ाएंगे विद्युत धारा बढ़ेगी। ये डायरेक्टली जैसे हटाएंगे हम इसे क्या लिख देंगे? आई आर। आर क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। इसे बोलते हैं ओम, रेजिस्टेंस ओम। तो हमने यहां पर देखा किसके विभवांतर के प्रतिशत कौन अनुपातिक होता है? डायरेक्टली कौन होता है? तो करंट होती है। कौन? ये करंट। पूछा आई किसके डायरेक्टली है, तो आप कहेंगे वी के। किसके? वी के। आंसर कौन सा होगा? आंसर ए। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए यदि समय टी में ये कोई वायर है, वायर में आवेश क्यों गमन कर रहा है, क्यों ऐसे जा रहा है, और टाइम टी में, तो यहां पर तो पूछा है नेट चार्ज क्यों प्रवाहित होता है। तो आई में, आई मतलब करंट कितना फ्लो होगा, तो लिखते हैं हम क्यू बराबर क्या लिखते हैं? आई टी। जब हम यहां से देखेंगे आई बराबर लिखेंगे क्यू अपान टी। टी मतलब वही टाइम। ये क्यू क्या है? आवेश है। ये क्या वैसे टी टाइम में ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवेश कर रहा है। इसमें पूछ रहा है विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होती है, तो आई बराबर क्यू अपान टी से हम निकाल लेंगे। आई बराबर क्यू अपान टी।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं ओम का नियम। अभी हमने ओम का नियम देखा, V बराबर आई आर। यहाँ फॉर्मेट किसका पूछा है हम देखते हैं, R की फॉर्मेट पूछा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आई, V अपान आई। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, R बराबर V अपान आई, तो आंसर B। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए 12 वोल्ट के विभवांतर वाले, मतलब V दिया है, V बराबर 12 वोल्ट, और Q आवेश कितना दिया है 5 कूलम, और क्या पूछा, स्थानांतरित किए जाने में कार्य पूछा है W। आप जानते हैं विभवांतर किसे कहते हैं, कोई चार्ज को ले आने में किसी अनंत दूरी से किया गया कार्य। तो V बराबर क्या होता है, W अपान Q। V बराबर कितना दिया है 12 वोल्ट, और W पूछा है, Q कितना दिया है 5C, तो W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 12 वोल्ट गुणे 5C, तो जब 12 पंचे 60 W मतलब कार्य का मात्रक क्या, जूल, 60 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा, कितना 60 जूल। हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, देखिए अभी तो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है, इसके बाद हम जस्ट लेके आएंगे अपनी मैराथन क्लासेस। जितनी मैराथन क्लास होगी सब बेहतरीन लेकर आएंगे हम, ताकि साइंस को आपको पूरा एक जगह मिल जाए। 3 से 4 घंटे पूरी साइंस हो, 3-4 घंटे पूरी जियोग्राफी हो, यही 3-4 घंटे के आपके करीब इकोनॉमिक्स हो, ये जल्दी आपको देखने मिलेगी। अभी तक हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रहे हैं, इसके बाद हम पूरा मैराथन लेके आएंगे, रीजनिंग का मैराथन लेके आएंगे, हिंदी का मैराथन लेके आएंगे, हमारे अन्य टीम द्वारा लाया जाएगा। तो हम आपको अक्सर दिखाई देंगे साइंस और जियोग्राफी के साथ ही। आइए, ओके, धन्यवाद, ओके, थैंक यू।